हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूनिट एंड मेजरमेंट का ये क्लास 2 है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास 1 आपने कंप्लीटली देख लिया होगा। आरवी टेक्नीशियन गियरबॉक्स सिग्नल में आपको आपको सिलेक्शन लेना है, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना होता है, क्योंकि यहाँ से 35 मार्क्स का वेटेज होता है और 35 मार्क्स ये जो है आपको सिलेक्शन दिला सकती है या फिर सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। तो अगर आपको पक्का श्योरली आपको सिलेक्शन लेना है, तो इस वाले पार्ट को आपको अच्छे से कवर करना है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, जो मैं जिससे मैं देखता हूँ ग्रुप में, वो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। वो यूट्यूब पर लिंक्स माँगते हैं, ये चैनल का नाम पूछते रहते हैं। इवन पेड जो ऐप हैं, उनके बारे में पूछते रहते हैं। बट उन्हें लगता है कि क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है कहीं पे। तो बिल्कुल हमारे क्लास को जॉइन कर लीजिए, हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों में, ताकि उनको बेनिफिट मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। क्योंकि जब तक आपका मोटिवेशन, जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं इसको इतना अ, मोटिवेटेड नहीं रह पाऊँगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जॉइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाए, ठीक है? हमारा क्लास वैसे तो बाइलिंगुअल होता है, आपको कंटेंट भी बाइलिंगुअल दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपके क्लास से जुड़ेंगे ना, उसमें आपको साथ ही साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी वाला का पार्ट है वो नीचे दिया गया है। तो आप इसे जब डाउनलोड करेंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से, तो ऐसे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था जो यूनिट है और उसमें फिजिकल क्वांटिटी की हमने बात किया था। फिजिकल क्वांटिटी उसमें 2 पार्ट मैंने बताया था कि पहला होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है आपका ड्राइव क्वांटिटी। फिर हमने यूनिट की बात की थी और उस यूनिट में मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और 2 आपके क्या होते हैं, 7 मैंने बताया था आपको कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है आपका डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन कुछ नहीं होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अगर आप क्या करते हैं, एम, एल, टी के फॉर्मेट में, इसके पावर में अगर लिख पाते हैं आप, पावर में लिख पाते हैं, तो आप उसको डायमेंशनली लिख रहे हैं, है ना? यानी कि डायमेंशन के रूप में उसे आप रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। है ना? इसे आप डायमेंशन फ़ॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये पावर क्या है? पावर जिसे समझते हैं ना कि एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट को हम लोग पावर कहते हैं। तो आप इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये मास है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है बेसिकली? एम फॉर मास है, एल क्या है? एल फॉर लेंथ है, ठीक है? और यहाँ पर टी क्या है? टी फॉर टाइम। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अंडर द ब्रैकेट बहुत ध्यान रखना है आपको कि हमेशा डायमेंशन को आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी लिखें, डायमेंशनल क्वांटिटी को जब भी आप लिखें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्म में लिखें, तो अंडर द ब्रैकेट लिखना है, ठीक है? तो ये तो मास लेंथ टाइम पे, लेकिन इसके अलावा आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन तीनों के अलावा आप इसको करंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तब, टेम्परेचर के रूप में लिख सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तब, एन के रूप में जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके फॉर्म में लिख सकते हैं और लुमिनेसेंस इंटेंसिटी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे 98% 98 टू 99% केस में आपको एमएलटी के फॉर्मेट में ही लिखना होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक? कभी रेयरली जैसे चार्ज वगैरह का अगर लिखना हो, डायमेंशनल इक्वेशन, तो वहाँ पर आपको करंट का इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब ये लिखते कैसे हैं इस चीज़ को हम समझते हैं, जो मेन चीज़ है ना? देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला को सॉरी हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए आपको किसी भी क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसका बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब तक बेसिक फॉर्मूला पता नहीं है आपको, तब तक आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए और धीरे-धीरे बेसिक फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे पहला एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेलोसिटी का है। तो ये वेलोसिटी क्या होता है? ये आपको पता था मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कल भी बताया था।
तो डिस्टेंस यानी लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है? डायमेंशन एल से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा लिखेंगे अंडर द ब्रैकेट। यहाँ पर कुछ नहीं है पावर यानी कि पावर 1 है, ठीक है? यहाँ पर पावर कुछ नहीं इसका मतलब पावर 1 है, क्योंकि एक ही लेंथ है, एक ही बार लेंथ रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है लेंथ, इसलिए केवल सिंगल पावर है, सिंगल यूनिट पावर है, ठीक है? इसी तरीके से टाइम को हम लोग कैसे लिखेंगे? टी अंडर द ब्रैकेट। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन में एल, और ये टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा पावर, है ना? क्योंकि पावर में लिखना है मुझे, तो ये टी इनवर्स हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ एक्सेलरेशन का क्या होता है? डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फार्मूला, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपल लिख दीजिए। अब वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का होता है एल टी इनवर्स 1, अभी बताया ना, एल टी इनवर्स 1, और अपॉन में टी क्या है? टी हो जाएगा टी, समय का क्या हो जाएगा? टी। इसको हम देखें, ये टी ऊपर जाएगा तो एक तो पहले से -1 था, एक और जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा का -2। हमेशा अंडर द ब्रैकेट लिखेंगे, अंडर द ब्रैकेट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है? चलिए, इसी तरीके से आप फोर्स का लिख सकते हैं, ठीक है? क्या लिख सकते हैं? फोर्स का लिख सकते हैं। तो फोर्स का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सलेशन। तो मास को हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम में, और एक्सलेशन को कैसे लिखेंगे? एल टी इनवर्स 2। अभी बताया ना एक्सलेशन का एल टी इनवर्स 2, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, एम एल टी इनवर्स 2, बस सिंपली याद रखना है आपको। तो इस तरह से एनर्जी का भी लिख सकते हैं, ठीक है? फोर्स टू डिस्टेंस। तो हमने क्या क्या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी सबका इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया, डायमेंशनल रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन आपको मैंने अभी बताया ना कि किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो उसका जो बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे ही बेसिक फार्मूला याद रहेगा, आप एमएलटी के पावर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे अंडर द ब्रैकेट, वही डायमेंशन होता है आपका, ठीक है? डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशन फार्मूला, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला आपने समझ में आ गया। अब हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। देखिए, तो एप्लीकेशन क्या है? तो पहला जो एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक ये आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है कि यहाँ से एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है? 4 शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है? ये क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, यानी कोई भी फिजिकल रिलेशन है, कोई भी फार्मूला है, बेसिकली आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि कोई फार्मूला है, तो फार्मूला सही है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन कह लीजिए, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक फार्मूला यहाँ पर लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? ये फार्मूला है, और ये फार्मूला लीनियर मोशन का बहुत ही फेमस फार्मूला है, ठीक है? तो इसमें एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है? आपका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। हाफ कांस्टेंट, और टी क्या है? टाइम है। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, अभी हम बात करेंगे कुछ देर में, ठीक है? ए क्या है? एक्सेलरेशन है, और टी क्या है? टाइम है। तो देखिए, हर एक टर्म का आपको डायमेंशन लिखना है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये आपको ध्यान रखना है। किसके हेल्प से चेक करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो आपके डायमेंशंस है ना, वो किसी भी फार्मूला का या किसी फिजिकल रिलेशन का एलएचएस में और आरएचएस में जितने भी टर्म है सभी का डायमेंशन इक्वल आने चाहिए। अगर एलएचएस और आरएचएस में प्रत्येक टर्म का डायमेंशन इक्वल आ जाता है, तो वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है, या यूँ कहें कि वो फार्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है? आइए चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर एस है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है, यानी कि लेंथ एल। चलिए, अब चलते हैं आरएचएस साइड, राइट हैंड साइड चलते हैं। तो राइट हैंड में क्या है? ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था क्या होता है? एल टी इनवर्स। ये चलिए एक टर्म का हो गया, लेकिन इसके साथ टी भी है मल्टीप्लाई में, तो टी ये हो जाएगा बट टी। और अब नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म आपका हाफ, हाफ का तो कुछ होता नहीं है, ठीक है? हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। ए
ये क्या है? एक्सीलरेशन। तो इसका मैंने बताया था क्या होता है एक्सीलरेशन का, एल टी इनवर्स टू, है ना, एल टी इनवर्स। तो भाई एल टी इनवर्स टू हो जाता है इसका, और साथ ही साथ यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या चीज है, कैंसिल हो रही है, कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एल टी इनवर्स है, यहाँ पर टी है, टी इनवर्स मतलब अपॉन में है, और ये गुना मतलब ऊपर में। वही ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट है, तो टी इनवर्स से टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये पावर माइनस वन है, ये पावर वन है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस टू है पावर, और ये प्लस टू है पावर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, एल। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ से एक टर्म में एल बचा, और दूसरे टर्म में भी आप यहाँ से केवल एल बचा, ये वाला एल, ठीक है, यहाँ से ये वाला एल। अब देख सकते हैं कि ये है आपका एल एच एस, क्या है ये, एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, आर एच एस, और एच एस, आर एच एस में दो टर्म है, तो इन दोनों टर्म का और इनका सबका क्या है, सेम है डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर डायमेंशनल इक्वेशन एल एच एस और आर एच एस के प्रत्येक टर्म का बराबर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका जो फिजिकल रिलेशन है वो करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। और ये किसके थ्रू हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पर। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि एल एच एस और आर एच एस में किसी भी रिलेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है प्रत्येक टर्म का वो इक्वल होना चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई ये चीजें। अब हम बात करते हैं टू ड्राइव रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, रिलेशन करना है आपको अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी एक क्वेश्चन, जैसे आपने एक पेंडुलम का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टी इक्वल टू के रूट अंडर एल अपॉन जी। ठीक है, ये के कांस्टेंट है, टी आपका टाइम पीरियड है, एल आपका लेंथ ऑफ द रोप है, और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से देखेंगे अगर के को हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल अपॉन जी, ये इनका डेरिवेशन है। लेकिन डेरिवेशन आपको करना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है, बस आपको एक बस इतना ध्यान रखना है, इसको हम लोग रिलेशन ड्राइव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसके थ्रू, ये डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये भी इसका भी मतलब इस्तेमाल, इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन हमें नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। ये तो देखिए 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है आपका 10 टू द पावर 7 टाइम। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं पढ़ा है तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आउटडेटेड हो गया है। एनसीईआरटी में गिवन है फॉर द कन्वेंशनल पेपर के लिए, जब एग्जाम्स होते हैं आपके कन्वेंशनल पेपर होता है, लिखित परीक्षा जो होता है उनके लिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती ये सब चीजें। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या-क्या लिमिटेशंस है, क्या-क्या आपके इसके दोष हैं, वो आपको पढ़ना है। देखिए तो पहला क्या, कि इट कैन नॉट गिव डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट हैं उनके डायमेंशनल नहीं होते, वो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो पहला तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, जैसे वर्क है, टॉर्क है। मतलब अगर मान लीजिए कई ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनका डायमेंशनल इक्वेशन सेम आ जाता है, और डायमेंशनल इक्वेशन को देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी कौन सा है। तो ये इसका लिमिटेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई वर्क, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए वर्क का क्या हो डायमेंशनल इक्वेशन, सेट नहीं कर पा रही, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये वर्क है। तो वर्क का आपको डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है आपका एम एल टी इनवर्स। अब ये कैसे होता है, देखिए ये सब चीजें अपने आप खुद ब खुद याद हो जाती है। मुझे कैसे याद है, इतनी बार रिपीट हुई चीजें खुद ब खुद याद हो जाती है। ठीक है, हालांकि मैंने बताया भी था कि कैसे निकालते हैं फोर्स का, कुछ देर पहले बताया भी था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का क्या होगा एल। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल
टू टी इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गया किसका, वर्क का। इसी तरीके से अगर हम बात करें टॉर्क का, टॉर्क टॉर्क क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फोर्स फोर्स क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका भी क्या होता है, लेंथ है, ये एल हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, एम एल टू टी इनवर्स टू, ठीक है। तो देखिए ये वर्क डन है और ये टॉर्क है, दोनों का डेफिनेशन अलग है, लेकिन इसका आप देखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला सेम लग रहा है। तो अगर केवल डायमेंशनल फार्मूला देख के पूछे कि बताओ ये किसका है, फोर्स का है, ये टॉर्क का है, तो आप नहीं बता पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, लाइक हम बात करते हैं एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी की। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये हाफ है, हाफ मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ये एम एम मास है, मास को हम लोग क्या लिखते हैं, एम, मास को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो एम लिखते हैं और वी है, वी मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैंने बताया था क्या होता है, एल टी इनवर्स होता है, ठीक है। और चूंकि स्क्वायर तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, एम एल टी, एल स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और टी इनवर्स का स्क्वायर यानी कि माइनस टी टू। देखिए अब ध्यान से, अब ये एनर्जी का है, तो आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे होंगे कि चाहे बात वर्क डन की हो, चाहे बात टॉर्क की हो, चाहे एनर्जी की हो, तीनों केस में जो उसका डायमेंशनल फार्मूला वो सेम है। तो ये इसका क्या है, दोष है, इसमें ये लिमिटेशन है इसकी, कि आप केवल डायमेंशनल फार्मूला देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन का है, कि टॉर्क का है, कि एनर्जी का है, आप नहीं बता सकते। ऐसे और भी कई टर्म है जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका ये एक्चुअल में किसका ये डायमेंशनल फार्मूला है ना? अंतर पता नहीं कर पाएँगे, है ना? इसीलिए ये भी क्या है, इसका लिमिटेशंस में आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैन नॉट ड्राइव इक्वेशन विद मोर देन वन टर्म इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आप अलग-अलग इक्वेशन के लिए आप अलग-अलग डायमेंशनल फार्मूला नहीं ड्राइव कर सकते हैं, ये भी इसका लिमिटेशन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका कैन नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट फार्मूला ओनली रिलेशन, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट फार्मूला आप उसको नहीं बता सकते, जैसे मान लीजिए यही फार्मूला है, मान लेते हैं कि आपके पास एम एल टी टू और ये एल है आपके पास। तो आप इससे एग्जैक्ट फ़ॉर्मूला नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि ये आपके साथ एक एमएल हो, है ना? एक एमएल हो, एक एल हो और एक आपका टी इनवर्स टू, ऐसा भी हो सकता है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका भी रिज़ल्ट ये सेम ही आएगा, है ना? लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखिए, ये एमएल का मतलब क्या? मास इंटू लेंथ है। मास इंटू लेंथ है यहाँ पर। तो ये अलग टर्म हो गया और एल और टी इनवर्स टू ये अलग टर्म हो गया। तो अलग-अलग टर्म के लिए आप ये समझिए, कोशिश कीजिए कि एक ही फ़ॉर्मूला को आप कई रूप में लिख सकते हैं। इसी फ़ॉर्मूला को कई रूप में लिख सकते हैं और अलग-अलग टर्म में अब ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख देंगे एम एल टी इनवर्स 1, ठीक है? और एल लिख देंगे, एल टी इनवर्स 1 लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये पता नहीं चलेगा किसका फ़ॉर्मूला है और कैसे है। रिज़ल्ट इसका फिर सेम है, देखिए एम, एम आ जाएगा, ठीक है। एल एक यहाँ पे है और एक एल यहाँ पे है, तो L2 हो गया, चलिए, ठीक है। और उसके बाद टी इनवर्स, यहाँ पे एक टी इनवर्स है, एक टी इनवर्स यहाँ, टी इनवर्स 2 हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो आप केवल देख कर आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसका जो फ़ॉर्मूला है उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, एक आपका क्या है, एक लिमिटेशन है, ठीक है? तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स मैंने बना दिया है और इस बॉक्स में क्या है, बेसिकली जो बेसिक आपके क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को मैंने यहाँ लिख दिया है और उसका सिंबल, उसका फ़ॉर्मूला, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फ़ॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है। यहाँ सब में आप लोग क्या करते हैं, अंडर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट नहीं लगाया है, ब्रैकेट आप लगा देंगे, ठीक है? चलिए, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस से है। फ़ॉर्मूला कोई रहता नहीं क्योंकि लेंथ है, एक ही टर्म है और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। और इसको आप लिख सकते हैं एम0 L0 LT0,
तो m के पावर 0 यानी कि 1 है, t के पावर 0 यानी कि 1 है, तो केवल क्या है यहाँ पर l, केवल क्या है l, ऐसे भी लिख सकते हैं आप उसको। उस तरह से आपका एरिया है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, लेंथ का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों लेंथ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल क्यू हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है, तीनों लेंथ है तो आपका एल क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया। इस तरह से वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क डन, एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी, इन सब का आप क्या करेंगे, इसको एक बार थ्रोली देख लेंगे, याद करने की जरूरत खुद ब खुद याद हो जाएगी, ठीक है। बस एक बार देख जरूर लेंगे कि हाँ भाई इसका इतना निकाल के, खास करके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के एक बार जरूर देख लेंगे कि कैसे होता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पर, जो आपने अपने एग्जाम में आए हुए थे ना क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, उसको देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द इक्वेशन x इक्वल टू a cos omega t plus phi, where x is displacement, omega is angular frequency, and phi is the phase angle, the equation is dimensionally consistent if। देखिए इसका मीनिंग क्या है, क्या है कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi, और कह रहा है कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपका जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई बताओ ये कंसिस्टेंस कब होगा, ये कंसिस्टेंस कब होगा, कंसिस्टेंस का मतलब आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहा है, मतलब ये दोनों तरफ सेम कब होगा, कंसिस्टेंस का मतलब ये है कि दोनों तरफ इसका डायमेंशन इक्वेशन कब सेम होगा। तो इसके लिए क्या कर रहा है कि ओमेगा जो है वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, और ये तो खुद एंगल है ही, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, वह इन दोनों चीज का डायमेंशन तो नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स जो है, एक्स का डायमेंशन क्या होता है ना, एक्स का डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ यानी कि एल। तो कह रहे हम, आप ये मुझे बताइए कि ए का क्या डायमेंशन होगा, ए का क्या डायमेंशन होगा ताकि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाए, यानी कि आपका ये आपका इक्वेशन सही हो जाए। देखिए अगर ये एल है तो ये कॉस का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, इस ओमेगा टी का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, फाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, केवल एक टर्म बचा, वो क्या है, ये है आपका ए। इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होना चाहिए, तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा, तभी जाकर के ये इक्वेशन आपका कंसिस्टेंस होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर A has dimensions of length and omega t is the dimensionless। तो अगर ये जो है टर्म ये डायमेंशनलेस होगा और इसका कुछ डायमेंशन होगा, लेंथ का डायमेंशन होगा, तभी जाकर के ये इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, है ना। देखिए ए का डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे इस एक्स का एल है और ए का एल होगा तभी जाकर के दोनों इक्वल होगा, और यहाँ पे ओमेगा टी डायमेंशनलेस होना चाहिए हर पल में, ठीक है, तभी जाकर के ये आपका इक्वेशन कंसिस्टेंस होगा, ठीक है, समझ में आ गया। और वैसे भी देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, ठीक है, और इंटू टी है, ठीक है। अब देखिए 2 पाई तो ठीक है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम, इनवर्स ऑफ टाइम, और ये टाइम तो है ही, तो टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 पाई। और मैंने अभी भी बताया था कि किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, तो भाई ये भी डायमेंशनलेस ही है, ठीक है। ये भी क्या है, ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस है, ये तो एंगल डायमेंशनलेस होता ही है। तो केवल ये एक ऐसा चीज है जिसका डायमेंशन होना चाहिए, अगर इस तरफ एल है, अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है जिसका डायमेंशन एल है, तो ए को भी डायमेंशन होना चाहिए, और वो डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेंथ का होना चाहिए। यही पूछते, यही आपके ऑप्शन दे रखा था, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन पूछा गया है, आसान क्वेश्चन था, आसान तो नहीं था खैर, बहुत लोग इसमें गलत कर रखा है, बस 10-12% लोगों ने सही किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन से, और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आसान था तो इसलिए 33% लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन अभी भी देखिए कि 52-53% लोगों ने गलत जवाब दिया है। बताइए इतना आसान क्वेश्चन को। देखिए हाँ, अब इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, क्या है कि इफ द वेलोसिटी v ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड एज, इतना देखिए यहाँ पर लिखा है v इक्वल टू
ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दिया है। वेयर ए बी आर द कांस्टेंट द डायमेंशन ऑफ बी आर पूछ रहा है, यानी कि बी का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होगा। तो भाई देखिए, अगर ये कंसिस्टेंस है ना, अगर ये कंसिस्टेंस है तो डायमेंशन एनालिसिस हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है बताइए, एल टी इनवर्स, ये मैंने बताया आपको। एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी इनवर्स टू, ठीक है। और ये टाइम है, टाइम का क्या होता है, टी। बिल्कुल, ये मेरे शिफ्ट में आया हुआ है, ये मैंने इसको बिल्कुल सही किया था, ठीक है, बहुत जल्दी समय में कर लिया था, ठीक है। इस तरह से बी क्या है, बी तो कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पर, सॉरी बी निकालना है, बी का तो निकालना ही है ना, कि ए और बी कांस्टेंट है, और बी का वो क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो देखिए बी क्या है यहाँ पर, बी के बाद टी है, टी का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा वही, चलिए ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक टर्म का आपका बराबर होना चाहिए ना, प्रत्येक टर्म का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो चलिए इस एल टी इनवर्स आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए टी से एक टी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एल टी इनवर्स, ठीक है। तो ये एलएचएस आरएचएस में ये वाला टर्म का तो सही हो गया। अब ये वाला टर्म में बी, बी दे रखा है, अब बी का क्या होगा बताइए, तो बी का क्या होगा, जब बी जो है वो किसके बराबर हो जाए, बी किसके बराबर हो जाएगा आपका, बी हो जाए यहाँ पर इसके बराबर, है ना। ये कुल मिलाकर किसके बराबर होना चाहिए, देखिए तो यहाँ से देखेंगे, एल टी इनवर्स के बराबर हो जाए अगर ये टर्म बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो भाई बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बी बराबर हो जाएगा एल टी इनवर्स, बी इक्वल कर एल टी इनवर्स ये वाला, अपॉन में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, एल यहाँ से एल टी इनवर्स तो है ही, लेकिन दो और नीचे में ऊपर चला जाएगा, तो टी इनवर्स 3 हो जाएगा। तो ये आपका आना चाहिए बी की वैल्यू, तभी जाकर के ये आपका सही होगा इक्वेशन। देखिए इनमें से ऑप्शन क्या है आपका, भाई यहाँ पर देखिए साफ-साफ दे रखा है, ऑप्शन सी आपका सही है, एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 3। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार बताता हूँ। देखिए, V का क्या है, एल टी इनवर्स 1 है, A का क्या है, एक्सीलरेशन एल टी इनवर्स 2 होता है, और इंटू टी, टी डाल दिया यहाँ पर मैंने। फिर B तो हमें पता ही नहीं, इसका निकालना ही है, टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एल टी इनवर्स 2 था, यहाँ पर टी था, तो माइनस 2 पावर था, यहाँ पर पावर प्लस 1 था, तो एक पावर माइनस से एक पावर प्लस का कट गया, तो बचा कितना है, एल टी इनवर्स, यानी एक पावर टी का बचा रहा माइनस। अब बी का पता नहीं, टी इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक टर्म का इक्वल होना चाहिए, तो देखो एल टी इनवर्स है, यहाँ एल टी इनवर्स है, तो यहाँ भी एल टी इनवर्स होना चाहिए। तो ये तो हमें पता नहीं कि बी कितना होगा, टी टी स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसके साथ कंपेरिजन कर दिया इसको, ठीक है। इसके साथ हमने क्या किया, कंपेरिजन कर लिया, क्योंकि इतना है, अगर ये सही इक्वेशन है, इतना बराबर ये बी भी होना चाहिए, सॉरी बी नहीं, बट इतना वाला टर्म होना चाहिए। इस वाले पूरे टर्म को हमने कंपैरिजन कर दिया एल टी इनवर्स से, है ना। तो देखिए यहाँ से बी क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स अपॉन टी स्क्वायर, तो ये एक 2 जो था ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ द पीरियड टी ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द एल लेंथ एल मास m एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, देन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस द पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो भाई मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना अभी, सिंपल फॉर्मूला बताया था, k इंटू रूट अंडर एल अपॉन जी, ये तो बताया था। तो यहाँ से k हटाएंगे, ये तो बताया भी था, देखिए एनसीईआरटी में गिवन, और ये पूछा है डायरेक्टली, क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा है ना। तो ये तो बहुत सारे लोगों ने सही कर दिया, क्योंकि पेंडुलम का सिंपल इक्वेशन का फॉर्मूला है, आपको याद होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिए थे क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है आपका डायमेंशंस डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, मतलब कौन से प्रिंसिपल पर ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इम्प्लाई है। देखिए तो मैंने को बताया था ना कि होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ दिखे तुरंत आपका सही हो जाएगा। मैंने केवल 2 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका छूट गया है, तो कोई बात नहीं, आपका आंसर तो आ गया ना यहाँ पर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन हो गया, फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया, ठीक है।
और भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया, 3 क्वेश्चन तो यहीं पे दिखा दिया मैंने, और भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी पे, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें, ठीक है? और एक छोटा-सा टॉपिक और रह गया है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में नहीं बल्कि शॉर्ट्स के थ्रू, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, मतलब शॉर्ट्स होते हैं ना, रील्स के थ्रू, वो मैं आपको समझाऊँगा। और ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैं यहाँ पर क्वेश्चन सम करा दूँगा। आप क्वेश्चन कराते ही आप ऐसे क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसको आपको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ताकि मैं नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है क्लास 3 वो लेके आता हूँ। जब तक अच्छी खासी व्यूज़ नहीं आएगी मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लाऊँगा, ठीक है? चलिए, तो शेयर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।